सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एसपी सिंह। और आज हम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दैट इज अ चाइल्ड हैज़ ड्रॉन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी ओम्स लॉ एज शोन इन फिगर 12.6. हिज टीचर टोल्ड दैट द सर्किट डायग्राम नीड्स करेक्शन. स्टडी द सर्किट डायग्राम एंड रीड्रॉ इट आफ्टर मेकिंग ऑल द करेक्शंस. तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है कि एक स्टूडेंट है जिसने ओम्स लॉ को स्टडी करने के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, जो ये आपको साइड से दिख रहा है, ये सर्किट डायग्राम। तो इस सर्किट डायग्राम में उसके टीचर ने ये एडवाइस किया उसको कि इस सर्किट डायग्राम में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, तो वो उसको ठीक करे। तो ये जो सर्किट डायग्राम है ये हमको देखना है, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं हमको आइडेंटिफाई करना है और उसको रेक्टिफाई करके हमको एक न्यू सर्किट डायग्राम बना करके देना है आंसर में। ओके, सो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ इस सर्किट डायग्राम में मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हैं। ओके, सो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी में आपको मालूम है कि जब भी बैटरी बनी होती है तो कुछ इस टाइप से पहले पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे एक्सट्रीम जो पॉइंट होता है, ठीक है, जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट होता है वहाँ पर पॉजिटिव होता है और जो दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट होता है वहाँ पर नेगेटिव होता है। ऐसा नहीं होता बैटरी में कि एक एक्सट्रीम पॉइंट पर भी पॉजिटिव हो और दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पर भी पॉजिटिव हो, ठीक है, या एक एक्सट्रीम पर नेगेटिव हो और दूसरे एक्सट्रीम पर भी नेगेटिव हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ये तो गलत हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, देखिए ध्यान से आप इस साइड में। अब आपको मालूम है कि ये जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव को डिनोट करती है, तो ये इस साइड भी छोटी लाइन है और बैटरी के इस साइड भी छोटी लाइन है। दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। सही क्या होगी कि एक साइड तो पॉजिटिव होनी चाहिए और एक साइड नेगेटिव होनी चाहिए, यानी एक साइड बड़ी वाली लाइन होनी चाहिए, एक साइड छोटी होनी चाहिए। ओके, सो वो किधर भी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस साइड पॉजिटिव होगी या इस साइड नेगेटिव होगी। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से बना रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको करंट की डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली तो मिस्टेक हमको यही दिख गई, ठीक है, कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की मिस्टेक है एक तो ये। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, अब पॉजिटिव जिधर होगा उसी साइड से हमको फिर करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो इन्होंने कुछ इस तरीके से करंट को मार्क किया है। ठीक है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे आंसर में, जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे उसके अकॉर्डिंग करंट निकालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे की लगी हुई है, की तो सही है, ठीक है, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है। उसके बाद आगे आते हैं, करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस के पैरेलल में एमीटर लगाया। सबसे बड़ी बात ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जो एमीटर होता है वो हमेशा कहाँ लगता है, पैरेलल में लगता है, और यहाँ इन्होंने कहाँ लगाया है, सीरीज में लगाया है, तो दैट इज वन मिस्टेक। ठीक है, और उसके बाद अदर मिस्टेक इज कि जो वोल्ट मीटर है उनको इन्होंने सीरीज में लगाया हुआ है, और आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है हमेशा। तो इन दोनों की जो पोजीशन है वो हमको इंटरचेंज करनी पड़ेगी। जो वोल्ट मीटर है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगेगा और ये जो एम मीटर है वो इस जगह लगेगा जहाँ इन्होंने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। ओके, सो ये एक मिस्टेक मिल गई। एंड देन दूसरी कोई मिस्टेक, हाँ दूसरी मिस्टेक आप ये कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर में इन्होंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्क नहीं किए। ठीक है, एक साइड पॉजिटिव होता है एक साइड नेगेटिव होता है, ठीक है, तो वो भी हमको मार्क करने पड़ेंगे। सो इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, जो सही सर्किट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए जैसे मैंने इस साइड को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, ये जो साइड है, अब देखिए मैं वो चीज़ें मार्क कर रहा हूँ जो वहाँ गलत हैं, और वो मैं अपने सही वाले सर्किट डायग्राम में मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये मैंने पॉजिटिव नेगेटिव सही तरीके से मार्क कर दिए। एक साइड मेरी बड़ी लाइन है, ध्यान से आप देख सकते हैं, और एक साइड मेरी छोटी लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव वाली से, अब आपको मालूम है पॉजिटिव वाली से आपका जो है करंट फ्लो करता है। ठीक है, सो यहाँ से करंट निकला, तो मैंने जो अपना एरो है करंट का वो भी उसी के अकॉर्डिंग लगाया हुआ है पॉजिटिव के। ठीक है, सो ये एरो लगाया, उसके बाद ये हमारा आया एमीटर। तो देखिए यहाँ पे जो एमीटर है वो पैरेलल में लगाया इन्होंने। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने बोली थी, एमीटर कहाँ लगेगा, सीरीज में, तो यहाँ मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया एमीटर को। ठीक है, और एमीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव भी मुझे उसी के अकॉर्डिंग मार्क करने पड़ेंगे, किसके, बैटरी के। तो बैटरी का पॉजिटिव इधर है, तो जब बैटरी के पॉजिटिव साइड से हम चलना शुरू करेंगे तो हमको पहले एमीटर का पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज में ही। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हमको एमीटर का पॉजिटिव मिला, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हमने सही मार्क किया। उसके बाद आगे आ जाइए, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, आप ये चाहें तो मार्क कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में मार्क है, जैसे इसको वाई बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, और इस पॉइंट को, इसको भी वाई बोल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है आर है। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ एम मीटर लगा था तो वो उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया, यहाँ पे हमने क्या लगाया, वोल्ट मीटर। ठीक है, जो कि पैरेलल में वोल्ट मीटर लगता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर के पॉजिटिव नेगेटिव वो भी हमको सही तरीके से मार्क करने थे। तो बैटरी का पॉजिटिव है, उस साइड से चलना शुरू करेंगे तो हमको पहले वोल्ट मीटर का पॉजिटिव मिलना चाहिए, तो हमको यहाँ पर बैटरी का पहले पॉजिटिव मिला। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम आगे आए और ये हमारी की लगी है और ये इधर से करंट आया और नेगेटिव में एंटर कर गया। ओके, सो दिस इज अवर करेक्ट सर्किट डायग्राम। ओके, सो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। सो इसमें क्या बोला है, 3 2 ओम रजिस्टर्स ए बी एंड सी आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 12.7. ईच ऑफ देम dissipates energy and can withstand a maximum power of 18 watt without melting. Find the maximum current that can flow through the 3 resistors. ओके, सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि आपके पास 3 रजिस्टर्स गिवन है, ठीक है, ए बी एंड सी, और वो तीनों रजिस्टर्स सेम रेजिस्टेंस के हैं, ठीक है, यानी कि 2 ओम के रजिस्टर्स हैं तीनों, ए बी एंड सी, और उन तीनों को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है, ये आपके फिगर 12.7 में दे रखा है, ठीक है। तो यानी इन तीनों रजिस्टर्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है, ये एक सीरीज में उसके सॉरी एक ये जो ए लगाया उसके साथ सीरीज में ये पैरेलल के कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से कनेक्टेड हैं तीनों जो आपके रेजिस्टेंस है। उसमें फिर फर्दर ये बोला गया है कि ईच ऑफ देम डिसिपेट्स एनर्जी एंड कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वाट, यानी कि ये जो तीनों रजिस्टर्स हैं वो एनर्जी डिसिपेट करते हैं, और वो जो मैक्सिमम पावर जो डिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, जिस मैक्सिमम पावर के साथ वो वर्क कर सकते हैं वो है 18 वाट, ये दी है, यानी कि 18 पावर से मैक्सिमम अगर उनकी पावर हुई तो वो मेल्ट कर जाएंगे, ठीक है, यानी 18 वाट पावर तक वो मेल्ट नहीं करेंगे, विदाउट मेल्टिंग वो विदस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा है आपसे फाइंड द मैक्सिमम करंट, अब आपको मैक्सिमम करंट फाइंड करना है दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रजिस्टर्स, ठीक है, इन 3 रजिस्टर से मैक्सिमम करंट क्या फ्लो कर सकता है वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखिए ध्यान से क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है मैक्सिमम पावर, ठीक है, यानी कि पी मैक्सिमम। तो पहले तो जो दिया है उसको आप मार्क करिए, ठीक है, डिनोट करिए। सो 18 वाट, ठीक है, ये आपको मैक्सिमम पावर दे रखी है 18 वाट। उसके बाद आपको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, हम एक रजिस्टर की बात कर रहे हैं पहले। सो एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम, यानी तीनों ही 2 ओम के, तो रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। उसके बाद आपसे पूछा है कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम करंट ही तो पूछा है, ये रहा फाइंड द मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो आई मैक्सिमम आपसे पूछा है कि मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो कैसे कर सकते हैं आप, अब देखिए ध्यान से, आपने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ से अगर मैं पावर की वैल्यू पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पे पावर मैक्सिमम पुट करूंगा तो आई मैक्सिमम आएगा मेरे पास। तो इस फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि पावर मैक्सिमम इज इक्वल टू आई मैक्सिमम का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस तो वही फिक्स है ना, रजिस्टर का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो आर रहेगा। सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 18 वाट, तो यहाँ मैं पुट करूंगा 18 इज इक्वल टू आई मैक्सिमम का होल स्क्वायर, तो आई तो मुझे फाइंड आउट ही करना है। सो आई मैक्स का होल स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितना है 2, ठीक है। अब ये 2 जब यहाँ डिवाइड में जाएगा तो बचेगा कितना इधर 9, तो यानी कि आई मैक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब मैं अंडर रूट लूंगा इधर, इस स्क्वायर को जब इस साइड भेजोगे आप तो वो अंडर रूट में जाएगा, तो आई मैक्सिमम की आपके पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, आई मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3, ओके, 3 एम्पियर, क्योंकि करंट है सो एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस वाला फंडा मत लगाना क्योंकि वो चीज़ यहाँ वैलिड नहीं है, ठीक है। करंट यहाँ नेगेटिव नेगेटिव थोड़ी होता है करंट, आप हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं करंट को, ठीक है। सो करंट वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं होता जो आप उसको नेगेटिव ले लें, ठीक है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, या आप कह सकते हैं कि जीरो रैंक टेंसर, ठीक है। अब तो आई मैक्सिमम हमारा कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है, 3 वैल्यू ले लेंगे हम। उसके बाद अब आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रजिस्टर्स, ठीक है। तो आई मैक्सिमम तो हमने निकाल लिया, ठीक है, कि इस ये जो रजिस्टर्स हैं इनमें से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है 3 एम्पियर का मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि ये जो 2, आप देखिए इसमें से तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ये जो आपका ये जो पहला ए वाला रजिस्टर है, ठीक है, पर्टिकुलरली कहूँ, देखिए अगर इन रजिस्टर्स को आप सीरीज में ही लगा देते हैं तो मैक्सिमम 3 एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है, पर यहाँ क्वेश्चन ये भी है कि अभी कितना करंट फ्लो कर रहा है मैक्सिमम इनमें से, ठीक है। तो ये जो 2 एम्पियर वाला ये जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है जो यहाँ सीरीज में लगा हुआ है, इसमें से 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये भी बताना है कि ये जो 2 ओम के रजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं इनमें से मैक्सिमम अभी कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये भी हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। सो वो कैसे बताएंगे, देखिए देखिए ध्यान से, ये वाला जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है कुछ इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, ये भी 2 ओम वाला है और ये भी 2 ओम, ठीक है, और इसके यहाँ पैरेलल में
सॉरी सीरीज में एक 2 ओम का यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ कि ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, लेट सपोज वी पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, लेट से ये जो पॉइंट है ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी के बीच में जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस 2 ओम वाले रजिस्टर को मिलेगा और वही पोटेंशियल इस 2 ओम वाले रजिस्टर को मिलेगा। दोनों को सेम पोटेंशियल मिलेगा ना, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको मालूम है। तो जब पैरेलल में दोनों सेम ये जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों को सेम पोटेंशियल मिलेगा। तो अब आपने पढ़ रखा है कि आई का फॉर्मूला क्या है, हमको करंट निकालना है ना दोनों रजिस्टर्स में, तो आई का फॉर्मूला होता क्या है, आई इज इक्वल टू होता है वी बाई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वी, ये जो वी है, ये दोनों ये जो दोनों रजिस्टर हैं उनके लिए वी तो सेम हो गया। तो जब वी कांस्टेंट हो गया तो चेंज क्या हो सकती है, आर की वैल्यू। अब आर भी देखो चेंज नहीं हो रहा है, आप यहां से ये कह सकते हो देखो आर की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है, वी की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है। तो जब v की वैल्यू सेम हो गई, r की वैल्यू सेम हो गई दोनों के लिए, तो जो i की वैल्यू होगी वो भी दोनों रजिस्टर की सेम आएगी, यानी कि i की वैल्यू सेम आएगी दोनों रजिस्टर के लिए, यानी कि दोनों रजिस्टर में सेम करंट फ्लो करेगा। और वो करंट होगा कितना, वो जो सेम रेजिस्टेंस फ्लो करेगा, सॉरी सेम करंट जो फ्लो करेगा वो इसका आधा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हमको ये तो पता है कि ये जो दोनों वायर्स हैं इसमें सेम करंट फ्लो करेगा क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। ये आप कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं कि जब दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस सेम है पैरेलल में तो दोनों वायर्स में से सेम करंट फ्लो करेगा। और हमारे सीरीज में करंट अभी फ्लो कितना कर रहा है, हमने निकाल लिया 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस वाले में से। तो जो 3 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो करके आ रहा है और वो जो करंट यहाँ पर आया वही यहाँ पर बट जाएगा इस जंक्शन से, ठीक है। तो जो 3 एम्पियर का करंट बटेगा, तो आप ऐसे अगर इसको आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, देखो ऐसे तो कॉमन सेंस से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ पे 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा एक वायर में और नीचे से भी 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अगर आपको मैथमेटिकली बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस वाले वायर में अगर मैं बोल दूं एक्स करंट फ्लो करेगा तो एक्स प्लस, और ये जो वायर है इसमें भी एक्स ही करंट फ्लो करेगा क्योंकि दोनों में अभी हमने बताया कि V और R की वैल्यू सेम है तो I की वैल्यू सेम आएगी, तो इसमें से भी एक्स करंट ही जाएगा। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू उस करंट की वैल्यू कितनी होगी 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट आ रहा है सीरीज में, तो वो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है, यहाँ एम्पियर लगा लो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3/2 एम्पियर, यानी कि इनमें से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा 3 एम्पियर, ठीक है। यानी कि ये जो 2 ओम वाले रजिस्टर जो पैरेलल में कनेक्टेड है इनमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है 3/2 एम्पियर, और ये जो 2 ओम वाला जो इसके सीरीज में लगा हुआ है कॉम्बिनेशन के, इस कॉम्बिनेशन के जो सीरीज में लगा हुआ है इसमें से कितना कर रहा होगा 3 एम्पियर, ठीक है। सो ये एक हो गया 3/2 एम्पियर दोनों में से, ठीक है। सो यहाँ बोल दो x और यहाँ x, ठीक है, x अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी लो और हाई, गिव रीजन। तो जो रेजिस्टेंस है आपके एमीटर का वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो इसका आंसर मैं पहले से लेकर आया हूँ, ठीक है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी लो, ठीक है। जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, बिकॉज अब उसने रीजन पूछा है तो हमको रीजन देना पड़ेगा। तो बिकॉज एन एमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, अब जो एमीटर है उसको हमको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है विद द सर्किट टू मेजर करंट। हमको जो एमीटर है वो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, आपको मालूम है। सो इफ इट्स रेजिस्टेंस इज नॉट वेरी लो, तो अगर जो आपका एमीटर है उसका रेजिस्टेंस अगर लो नहीं हुआ तो इट्स प्रेजेंस इन द सर्किट विल रिड्यूस द करंट टू बी मेजर्ड। आप देखिए इसको अगर मैं कॉमन आपको समझाऊं तो ये ऐसे समझ सकते हैं आप कि जब एमीटर है वो आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं और अगर जो एमीटर है उसका खुद का रेजिस्टेंस हाई हुआ तो उसका रेजिस्टेंस भी हमको आर इक्विवेलेंट में जोड़ना पड़ेगा, और जब हम उसका रेजिस्टेंस भी ऐड करेंगे तो जो करंट हमको मेजर करना है उस करंट को वो कम कर देगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, क्योंकि एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और सीरीज में जब होते हैं रेजिस्टेंस उनको ऐड करते हैं तो आर इक्विवेलेंट बढ़ जाता है। तो आर इक्विवेलेंट बढ़ गया यानी आई की वैल्यू कम कर देगा वो, तो करंट को रिड्यूस कर देगा, तो हमारी वैल्यू गलत आ जाएगी क्योंकि हमें करंट तो उतना ही मेजर करना था। तो यही बात है कि जो एमीटर है उसका जो रीजन है, जो एमीटर के रेजिस्टेंस जो कम होता है उसके पीछे का रीजन यही है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी लो बिकॉज एन एमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट टू मेजर करंट। सो इफ इट्स रेजिस्टेंस इज नॉट वेरी लो इट्स प्रेजेंस इन द सर्किट विल रिड्यूस द करंट टू बी मेजर्ड, ठीक है। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि थियोरेटिकली जो एक आइडियल एमीटर होता है इज 1, ठीक है। द आइडियल एमीटर इज 1 विच हैज जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम अगर थ्योरेटिकली बोलना चाहें तो एक आइडियल एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, बट ये आप ध्यान रखिए कि हम थ्योरेटिकली ही बोल सकते हैं, ठीक है। जो रियल लाइफ होती है उसमें आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर एग्जिस्ट नहीं करते, ये भी आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। और चाहो तो आप इस चीज़ को नोट कर लो कि जो आइडियल एमीटर होता है उसका तो जीरो रेजिस्टेंस होता है, और जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, थ्योरेटिकली। और ये ध्यान रखना कि रियल लाइफ में आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर एग्जिस्ट नहीं करते। रियल लाइफ में अब इसका कहने का मतलब क्या है कि रियल लाइफ में जो भी एमीटर होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, जीरो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही रियल लाइफ में जो वोल्ट मीटर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा, बट इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, उसको मेजर तो हम कर ही सकते हैं ना। तो थ्योरेटिकली तो हम ये बोल सकते हैं कि आइडियल एमीटर जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बट रियल लाइफ में ये नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, देखिए देखिए, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सेल, अ की, an emitter, a resistor of 2 ohm in series with a combination of two resistors 4 ohm each in parallel and a voltmeter across the parallel combination. Will the potential difference across the 2 ohm resistor be the same as that across the parallel combination of 4 ohm resistor? Give reason. So इसमें हमसे सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करवाया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सर्किट डायग्राम में बोला क्या है, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें एक सेल होना चाहिए, एक की लगी होनी चाहिए, एक एमीटर होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए 2 ओम का सीरीज में विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम, 2 रजिस्टर ऑफ 4 ओम ईच, ठीक है, इन पैरेलल। यानी कि एक सर्किट डायग्राम बनाइए जिसमें पैरेलल में 4 ओम के 2 रजिस्टर लगे हों और उनके साथ सीरीज में एक 2 ओम का रजिस्टर लगा हो और एक एमीटर लगा हो फिर सीरीज में, और एक सेल हो, ठीक है, और एक की हो, ठीक है। इस तरीके से हमको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर will the potential difference across 2 ohm resistor be the same as that across the parallel combination of 4 ohm resistor? तो हमको ये भी बताना है कि जो 2 ohm resistor है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो हमने 4 ohm के 2 रजिस्टर लगा रखे हैं पैरेलल में उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा या नहीं होगा। अगर सेम होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा, उसका रीजन भी देना है, ठीक है। सो देखिए, ये मैं ड्रॉ करके लाया हूँ पहले से, ठीक है। यहाँ पे बनाता तो थोड़ा सा मतलब सही से नहीं बन पाता है, इसलिए पहले से ड्रॉ करके लाया हूँ। देखिए ध्यान से, ये सर्किट डायग्राम बनवाया आपसे, तो देखिए सबसे पहले उसमें आपसे बोला गया है कि एक सेल होना चाहिए, तो सेल हमने कनेक्ट किया है, ठीक है, ये रहा सेल हमारा। फिर उसके बाद की होनी चाहिए, तो की भी कनेक्टेड है। फिर उसके बाद ये सेल का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये तो हमें देखते ही मालूम पड़ जाता है कि जो हमारा बड़ी वाली जो लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव होती है, ठीक है। तो बड़ी वाली लाइन के इधर से जाएंगे तो पॉजिटिव से, तो ये रहा एमीटर, और एमीटर का पॉजिटिव पहले मिला हमें, ठीक है, तो एमीटर कनेक्टेड है। उसके बाद उसने बोला है कि 2 ओम का रजिस्टर जो है वो सीरीज में, यानी कि 2 ओम का रजिस्टर सीरीज में हमने लगाया हुआ है। फिर बोला है कि उसके साथ हमको 4 ओम के 2 रजिस्टर जो हैं वो पैरेलल में लगाने हैं। तो देखिए ये पैरेलल में 4 ओम के 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं 2 ओम के सीरीज के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमको एक वोल्टमीटर कनेक्ट करना है ये 4 ओम के अक्रॉस, ठीक है, उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने एक वोल्टमीटर भी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो ये हमने सर्किट डायग्राम प्रॉपरली बना दिया, ठीक है। सो हमारा आधा आंसर ये हो गया। उसके बाद हमको ये बताना है कि ये जो 2 ओम वाला रजिस्टर है ये जितना पोटेंशियल ले रहा होगा और ये जो 4 ओम और 4 ओम के ये जो 2 रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे होंगे वो दोनों सेम होंगे आपस में या नहीं होंगे, ये हमको बताना है, ठीक है। सो देखिए कैसे बताएंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो 4 ओम वाले 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं पैरेलल में, अगर मैं इनको सॉल्व करूं, इन 2 रजिस्टर्स का अगर मैं एक रजिस्टर बनाना चाहूं, यानी कि सिंपल अगर मैं बोलूं, तो अगर मैं इनका आर इक्विवेलेंट निकालना चाहूं तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो अगर मैं बोलूं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, आपको शॉर्टकट पता होगा कि जब सेम रजिस्टर लगे हों पैरेलल में तो वो जितने टाइम्स लगे हैं उससे उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टाइम से। तो रेजिस्टेंस इनका कितना है 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने टाइम्स लगे हैं, 2 टाइम्स लगे हैं, तो 2, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आया 2 ओम, ठीक है। यानी कि ये जो पैरेलल वाला कनेक्शन है इस पूरे का आर इक्विवेलेंट कितना है 2 ओम, और ये देखो साथ में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं करंट की अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहूँ तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये जो 2 और 2 है, ठीक है, इन देखो सीरीज में अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहले तो ये 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो हमने आर इक्विवेलेंट निकाला है, यानी कि ये जो 2 पैरेलल में लगे थे 4 के, उनको जब हमने आर इक्विवेलेंट बनाया तो कितना आ गया, वो भी 2 ओम का आ गया, ठीक है। यानी कि अब अगर मैं यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, टोटल करंट फाइंड आउट करना चाहूँ,
पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं वो फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो कितना आएगा, तो मैं लिख दूँ आई टोटल, आई टी यानी कि आई टोटल इज इक्वल टू वी। अब वी कितना है सेल का हमें नहीं पता, तो हम वी उसे एज्यूम कर लेते हैं वी। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आर इक्विवेलेंट हमारा है कितना, तो आर इक्विवेलेंट है हमारा 4 ओम। यहाँ से अगर टोटल आई निकालूं पूरे सर्किट का, ये आर इक्विवेलेंट तो केवल हमने 4 और 4 का निकाला था, ठीक है। अगर टोटल सर्किट का आर टोटल निकालूं, तो मैं लिखूं आर टोटल, तो कितना आ जाएगा वो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ओम। तो आई टी की वैल्यू कितनी आएगी, यानी टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा होगा, वी अपॉन आर टोटल। तो आर टोटल कितना है 4, तो हमारे जो टोटल करंट की वैल्यू आई सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वी बाई 4 एम्पियर, ठीक है। वी की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो हमने वी एज्यूम कर ली, तो वी बाई 4 एम्पियर जो करंट है वो सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। उसके बाद अब देखिए अब मुझे पोटेंशियल निकालना है 2 ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। तो 2 ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस अगर मैं निकालूं पोटेंशियल, उसको बोल देता हूँ V1, ठीक है। V1 निकालना है, तो V1 क्या आएगा, I1 इंटू R1, यानी कि I इंटू आर, यही तो आएगा। V का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I इंटू आर। अब I कितना फ्लो कर रहा है, अब ये सीरीज में लगा है, 2 ओम वाला जो रजिस्टर है वो सीरीज में लगा है, यानी कि जितना करंट बैटरी से निकल रहा होगा उतना ही करंट इसमें से पास कर रहा होगा, यानी कि टोटल करंट बैटरी कितना दे रही है, V/4 एम्पियर का। तो I की जगह हम क्या पुट करेंगे, V/4। तो V/4 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, आर की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 है, यानी कि ये जो फर्स्ट रजिस्टर है उसके आई की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ से अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा इसको, तो ये कितना आया V/2 एम्पियर, सॉरी V/2 वोल्ट, ठीक है। अब मैं V नहीं लिख रहा वोल्ट की जगह, केवल वोल्ट लिख रहा हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि V/2 V, ठीक है। तो मैं वोल्ट की जगह यूनिट पूरी लिख रहा हूँ वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आया फर्स्ट वाले रजिस्टर के अक्रॉस, V/2 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो पैरेलल में लगे हैं 4 और 4, इनका मैं आर इक्विवेलेंट में निकाल चुका हूँ, कितना आया 2 ओम। अब मैं इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं बोल रहा हूँ V2, ठीक है, V2। तो V2 इज इक्वल टू कितना आएगा, I इंटू आर। तो I कितना फ्लो कर रहा है, अब यहाँ R1 बोल दो, ठीक है, और यहाँ इस वाले R को R2 बोल दूँ या आर इक्विवेलेंट बोल दूँ, ठीक है। तो R1 तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, हमने डाल दिया आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये जो दूसरा वाला है पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसके अक्रॉस है, 4 और 4 के पैरेलल के अक्रॉस। तो I इंटू आर इक्विवेलेंट यही तो लिखेंगे V। तो V, अब जो I है, अब देखो ध्यान से, आर इक्विवेलेंट हमने 4 और 4 को एक रजिस्टर बना दिया है। तो जब एक रजिस्टर बना दिया 4 और 4 को, और वो एक रजिस्टर आया कितना 2 ओम का, तो जितना करंट यहाँ से आ रहा होगा उतना ही करंट इसमें से भी फ्लो कर रहा होगा, तो यानी इसके लिए भी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/4 एम्पियर। तो यहाँ कितना डालेंगे, V/4 इंटू, देखो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आया है, ये जो 4 और 4 पैरेलल में लगे थे उसका आर इक्विवेलेंट कितना है 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2 से 2 फिर जाएगा, तो ये कितना आया V/2 वोल्ट, ठीक है, V/2 वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो इसने क्वेश्चन क्या पूछा था, विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर बी द सेम एज दैट ऑफ अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम रजिस्टर। तो यस, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। बिकॉज अब इसका रीजन क्या दोगे, बिकॉज द आर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 and 4 ओम रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 2 ओम। तो जब 2 ओम, अब देखो ये जो 4 और 4 हैं ये भी पैरेलल में कितना बन गए, 2 ओम बन गए, और 2 ओम ही पैरेलल में लगा था, तो आप सीरीज में लगा था, तो आपको मालूम है कि जब सेम रेजिस्टेंस के 2 रजिस्टर्स लगे हों सीरीज में, तो वो तो बराबर का पोटेंशियल खाएंगे ना, बराबर पोटेंशियल लेंगे। तो बैटरी जितना पोटेंशियल दे रही है तो उसका आधा आधा इनको मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से, आंसर भी देखो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, फिजिक्स पूरी समझने वाली है। अब ध्यान से देखना, बैटरी हमने कितने वोल्ट की एज्यूम की थी, देखो ध्यान से, बैटरी हमने कितने वोल्ट की एज्यूम की थी, V वोल्ट की हमने बैटरी एज्यूम की थी। तो V वोल्ट जब हमने एज्यूम किया था, आप ध्यान से देखो, जब 4 और 4 का हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया, तो वो कितने का आया, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस आ गया वो, यानी कि 2 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। अब देखो ध्यान से, अगर सीरीज में लगे हैं, दोनों का सेम रेजिस्टेंस है, 2 हैं, तो आपस में जो पोटेंशियल है उसको आधा आधा ले लेंगे, बैटरी जितना पोटेंशियल दे रही होगी उसका आधा आधा ले लेंगे। तो देखो ध्यान से, 2 रजिस्टर हैं, तो अगर आधा आधा लेंगे तो V का आधा कितना हो जाएगा, V/2, यानी कि दोनों को कितना कितना मिल रहा होगा पोटेंशियल, V/2। और देखो आंसर भी हमारा कितना आया, V/2, और देखो V/2। ओके, सो आप चाहे फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लें, चाहे अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर लें, आंसर वही आना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज हाउ डज यूज ऑफ अ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है। तो जो फ्यूज वायर हम यूज करते हैं अपने घरों में, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, वो हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं पहले से लिख करके लाया हूँ। तो देखिए इसका कैसे लिखेंगे, कि फ्यूज वायर हैज हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जो फ्यूज वायर होता है, ठीक है,
अगर मैं अपनी तरीके से बताऊं, जो फ्यूज वायर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उनको ज़्यादा करंट मिले, उनको उतना ही करंट मिले जितना उनको चाहिए। अगर ज़्यादा करंट उनसे फ्लो करता है तो वो मेल्ट कर जाए, ठीक है। जो फ्यूज वायर है अगर ज़्यादा करंट फ्लो करता है, देखो आपने पढ़ रखा है क्या कि जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के, ठीक है। कहाँ से पढ़ा है ये आपने? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या स्टेट करता है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के। बाकी फिर रेजिस्टेंस की भी होती है और टाइम की भी होती है, ठीक है। तो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट, यानी कि करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उतना ज़्यादा वायर हीट करेगा। और अगर मेल्टिंग पॉइंट वायर का लो है तो अगर ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो वायर हाल ही हीट कर जाएगा, और जब हीट कर जाएगा तो ये हाल मेल्ट कर जाएगा क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। तो इस तरीके से हम उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो रखते हैं और हाई रेजिस्टेंस रखते हैं, ऐसा वायर चूज करते हैं फ्यूज वायर के लिए, ठीक है। सो क्या हो गया इसका आंसर? फ्यूज वायर हैज हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, सो व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्यूज वायर मेल्ट्स टू ब्रेक द सर्किट, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करता है तो फ्यूज वायर तुरंत हीट होकर के मेल्ट हो जाता है और दिस प्रिवेंट्स डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ओके, सो इस तरीके से जो आपका फ्यूज वायर है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को डैमेज होने से बचा लेता है। ओके, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है ये बताना है सबसे पहले, फिर उसके बाद इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ अ रजिस्टर मेड अप ऑफ अ मेटेलिक वायर द एमीटर रीड्स 5 एम्पियर, द रीडिंग ऑफ एमीटर डिक्रीजेज टू हाफ व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड वाई। अब इसका रीजन भी देना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता क्या है, ठीक है। और इसका आंसर मैं थ्योरेटिकली पूरा लिख करके लाया हूँ, ठीक है। इसको आप अगर फिजिक्स के तरीके से सॉल्व करना चाहें, फॉर्मूले के तरीके से, वो भी आप करके दिखा सकते हैं, पर इसमें रीजन पूछा गया है वाई, ठीक है। तो अगर उसको थ्योरेटिकली बताएंगे हम तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। सो मैं लिख करके लाया हूँ इसका आंसर, ठीक है। सो देखिए इसको रीड करता हूँ मैं, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की पहले तो डेफिनेशन पूछी आपसे, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो आप ये लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि जो आपकी कंडक्टर होता है उसकी वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकती है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये हो गई एक डेफिनेशन। या दूसरी डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की ये भी होती है, आप ये भी लिख सकते हैं, मैं दूसरी भी लिख करके लाया हूँ कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ अ मटीरियल हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटीरियल। अब ये आप ध्यान रखिए कि रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। सो कोई जो वायर होता है, कोई मटेरियल, किसी मटेरियल का कोई वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ जब हम 1 मीटर कर देते हैं और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो उस टाइम उस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम उसकी रेजिस्टिविटी बोलते हैं वायर की। यानी कि किसी भी वायर की अगर आपको रेजिस्टिविटी चेक करनी है, ठीक है, किसी भी मटेरियल के वायर की आपको रेजिस्टिविटी चेक करनी है, तो क्या करिए, उस वायर को 1 मीटर लेंथ का कर लीजिए और 1 मीटर स्क्वायर उसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कर लीजिए, तो उस टाइम उसका जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वही उसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा, ठीक है। सो एक डेफिनेशन यू भी हो गई। उसके बाद आप जानते हैं इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। उसके बाद आपसे पूछा है कि यही आपसे रीजन पूछा है कि द एमीटर रीड्स 5 एम्पियर, द रीडिंग ऑफ एमीटर डिक्रीजेस टू हाफ व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। तो जब लेंथ ऑफ वायर आपने डबल कर दी तो जो रीडिंग थी एमीटर की, जो 5 एम्पियर रीड कर रहा था एमीटर, वो रीडिंग आपकी हाफ हो गई। उसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब आप ये पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो एल अपॉन ए, आर इजल टू रो एल अपॉन ए। तो आप यहाँ से जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर के। तो जब आप लेंथ को डबल करते हैं, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब आपने लेंथ को डबल कर दिया तो रीडिंग हाफ हो गई, यानी कि जब आप लेंथ को डबल किया आपने लेंथ को, तो रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप लेंथ को बढ़ाएंगे यानी लेंथ को 2 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जब 2 टाइम हो गया तो आपको ये मालूम है कि जो आई होता है वो किसके बराबर होता है? वी बाई आर के। तो आप जब देखो आई और आर में क्या रिलेशन है, अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जो आई है रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस को कम कर दोगे तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि जब आपने लेंथ बढ़ाई, लेंथ को 2 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम हो गया, और जब रेजिस्टेंस 2 टाइम हो गया यानी कि रेजिस्टेंस जब 2 टाइम इंक्रीज हो गया तो करंट क्या होगा? 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो वैल्यू पहले कितनी थी उसकी आधी रह जाएगी, यानी कि करंट जब आपने रेजिस्टेंस डबल कर दिया तो करंट पहले से आधा हो जाएगा। तो यही इसका रीजन हो गया, वही हमने
वही उसको मैंने थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यही चीज मैंने आपको बताई, ठीक। सो व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड रेजिस्टेंस बिकम डबल एंड करंट फ्लो रिड्यूसेस टू हाफ, दैट्स व्हाई एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू हाफ, ठीक है। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the commercial unit of electrical energy, represent it in terms of joules, ठीक है। सो क्वेश्चन है कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, और उसको जूल्स के टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो ये आपके जो लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिकल पावर वाला, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, हम ये बोल सकते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख देते हैं, KWH करके, ठीक है। और इसी को आप क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर को, ध्यान रखिए 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट भी बोलते हैं, जो आपने सुना होगा घर पे जब जो बिल देने वाले आते हैं, जब इलेक्ट्रिकल बिल जो आता है घर पे, तो उसमें वो कभी कभी बताते हैं कि, या आप खुद से भी देख लेते हैं, या पापा लोग बोलते हैं कि इतने यूनिट बन गए, ठीक है। तो उस यूनिट का मतलब क्या होता है, उस यूनिट का मतलब है, एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 यूनिट होने का मतलब कितना है कि आपने 1 किलोवाट आवर एनर्जी डिसिपेट कर दी, खर्च कर दी घर में। तो जितने यूनिट आपके बने उस यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपके किलोवाट आवर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि जितना यूनिट बनी उतने ही किलोवाट आवर आपके खर्च हुए, सिंपल आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट। और आप ये ध्यान रखिए कि आपकी एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट मेंशन्ड है, ठीक है, स्पेशल बॉक्स में, येलो कलर्ड बॉक्स में, कि कई बच्चे ये समझते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए पे करते हैं, कि वो जो इलेक्ट्रिकल कंपनी वाले हैं वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए पे कर, आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो बिल है वो पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए बिल पे नहीं करते हैं हम, बेसिकली जो एनर्जी है उसके लिए पे करते हैं, ठीक है। आप येलो कलर्ड बॉक्स रीड करेंगे, आई डोंट नो कि अब वो येलो कलर्ड बॉक्स एनसीईआरटी में है या नहीं, पुरानी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको रीड करते हैं, तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए पे नहीं करते, हम एनर्जी के लिए पे करते हैं, जो एनर्जी हम खर्च करते हैं उसके लिए हम रुपए पे करते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट का आपका हर जगह अलग अलग चार्ज होता है, ठीक है, 7 वही 5 to 10 रुपीज़ के बीच में बेसिकली रहता है ये, ओके। इसके बाद 1 किलोवाट आवर को रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ जूल, तो 1 किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट आवर इसको हमको जूल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कितना जूल होता है। तो ये जो किलोवाट है, किलोवाट जो है इसको हम वाट बनाते हैं पहले तो, क्योंकि ये जो किलोवाट है ये किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है, ठीक है। ये जो किलोवाट है ये किसकी यूनिट है, पावर की। और ये जो आवर है ये किसकी यूनिट है, टाइम की। और आप जानते हैं जब पावर इंटू टाइम कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, हीट एनर्जी आ जाता है, आपको पता है, ठीक है। सो पहले तो हम इसके, ये जो यूनिट है पावर की, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट में, ठीक है। तो किलोवाट को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 वाट, 1000 वाट, ठीक है। अब आवर जो है, अब टाइम की यूनिट आवर है, अब जो टाइम की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है, तो हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर में सेकंड कितनी आएंगे, 3600 सेकंड, ठीक है, 3600 सेकंड। कैसे, 1 आवर, अब 1 आवर में मिनट कितनी होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं, और हर एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 इंटू 60 करोगे तो 3600 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है। सो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो ये कितना आएगा, यहाँ से अगर आप इसको लिखते हैं तो 3600 और ये 30 और वाट सेकंड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपने पढ़ रखा है कि जो पावर की यूनिट होती है वो वाट होती है, ठीक है। और जो 1 वाट है, 1 वाट को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, 1 वाट को आप बोलते हैं 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। यानी आप सिंपली वाट को क्या लिखते हैं, जूल पर सेकंड, अगर आपको पता हो, ठीक है, वाट को जूल पर सेकंड लिखते हैं। अगर मैं इस चीज़ को ट्रांसपोज करूँ, सेकंड को इस साइड ले जाऊँ, तो जूल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जूल की वैल्यू क्या आएगी, वाट सेकंड। और जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। आप जानते हैं एनर्जी की यूनिट वर्क की यूनिट है जूल। तो ये जो एनर्जी की यूनिट जूल है, और जूल किसके इक्वल है, वाट सेकंड के, तो वाट सेकंड भी किसकी यूनिट हो गई, एनर्जी की। और वाट सेकंड ये देखो हमारा यहाँ आ रहा है वाट सेकंड,
और वाट सेकंड किसके इक्वल है, जूल के, तो यहाँ वाट सेकंड की हम जगह का हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे तो वो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 1 किलोवाट आवर की वैल्यू, ओके। सो आपको ये डायरेक्टली लर्न होनी चाहिए ये वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चंस में बहुत यूज हो जाती है या डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आप इसको डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, ठीक है। दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ओके। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज a current of 1 ampere flows in a series circuit containing an electric lamp and a conductor of 5 ohm when connected to a 10 volt battery. Now calculate the resistance of electric lamp. Now if a resistance of 10 ohm is connected in parallel with this series combination, what change if any in current flowing through 5 ohm conductor and potential difference across the lamp will take place? Give reason. तो सबसे पहले तो देखिए, आपसे ये बोला गया है करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सीरीज सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर ऑफ 5 ओम व्हेन कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी, ठीक है। सो आपसे सबसे पहले ये बोला गया कि एक सीरीज सर्किट है, ठीक है, जिसमें आपका 5 ओम का एक कंडक्टर लगा, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर उसके बाद क्या लगा है, एक लैंप लगी है उसके साथ, तो लैंप को हम इस तरीके से बना देते हैं, सीरीज में ही लगी हुई है, ठीक है, एल लिख देते हैं उसके अंदर, या इस तरीके से नहीं बनाना है तो आप सिंपली एक बल्ब बना दीजिए, ठीक है। ये हो गई आपकी एक लैंप, लैंप बल्ब एक ही बात हो गई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लैंप, ठीक है। और उसके बाद 10 वोल्ट बैटरी से ये अटैच्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक की लगा सकते हैं, और ये आपका सर्किट कंप्लीट, ठीक है। एमीटर वगैरह में मैंने इसमें नहीं लगाया है, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके। और ये जो लैंप है, लैंप का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो हमको नहीं पता, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब यहाँ हमको ये पता है कि जो बैटरी है वो कितने 10 वोल्ट की है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, आपसे बोला गया करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। 1 एम्पियर करंट आपका सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। आप ये जानते हैं कि अगर मैं ये बोलूं कि ये जो दोनों, अच्छा, करंट का जो फॉर्मूला होता है, जो टोटल करंट होता है आई टोटल, वो कितना होता है, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो करंट टोटल यहीं से आता है, तो आई टोटल इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, यानी कि हमें ये नहीं पता कि इस लैंप का रेजिस्टेंस क्या है, तो लैंप का रेजिस्टेंस अगर मैं आर मान लूँ, लेट सपोज कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। सो अगर मैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूं, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, मैंने मान लिया कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे हम, तो 5 प्लस आर, 5 प्लस आर, ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट। ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, ये जो आया, ये वैल्यू हम यहाँ यूज कर ले रहे हैं, आर इक्विवेलेंट की यही वैल्यू हम यहाँ डाल दे रहे हैं, या फिर अगर यहाँ से नहीं डालनी तो आपको ये जो आर इक्विवेलेंट है ये यहाँ से सिंपली कैलकुलेट करके निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले तो आई आपका कितना दिया है सर्किट में, 1 इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी दी है, 10 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट आपका कितना आ रहा है, यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई सिंपल 10, ठीक है, 10, और ये क्या आएगा, ओम, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो आर इक्विवेलेंट आया 10 ओम, और एक आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली दोनों को ऐड करके, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम ही तो होंगी ना, यहाँ से आर इक्विवेलेंट सॉल्व करके ये आ रहा है, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आप ये भी जानते हैं कि इन दोनों को ऐड करोगे तब आएगा आर इक्विवेलेंट, तो ये दोनों, इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बाई कंपेयरिंग, इसको आप बोल दो 1 फर्स्ट इक्वेशन, और इसको बोल दो आप 2, ठीक है। तो बाई कंपेयरिंग 1 एंड 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 5 प्लस आर इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू कितनी आएगी, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगी 5 ओम, ठीक है।
यानी कि जो रेजिस्टेंस है लैंप का वो कितना हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, सो इस रेजिस्टेंस को, लैंप के रेजिस्टेंस को आर एल बोल देते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, सो आर एल, यहाँ पे भी आर एल, और कहाँ यूज़ हुआ है यहाँ पे आर एल, तो हमें आर एल की वैल्यू कितनी मिली 5 ओम। ठीक है, सो रेजिस्टेंस ऑफ लैंप कितना आ गया हमारा 5 ओम। ये हमको निकालना था, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा था। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि नाउ इफ आर रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये जो पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, इस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया। ठीक है, व्हाट चेंज इफ एनी इन करंट फ्लोइंग थ्रू अ 5 ओम कंडक्टर। ठीक है, जो 5 ओम वाला कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है बेसिकली ये वाला जो बोला जा रहा है, इस कंडक्टर में से करंट में ये जो कंडक्टर है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें क्या चेंज आएगा। जब हमने 10 ओम वाला कंडक्टर इन दोनों के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इसमें से जो पहले करंट फ्लो कर रहा था और बाद में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम है या नहीं है, कितना चेंज आया, वो चीज़ बतानी है। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप विल टेक प्लेस, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताना है हमको कि उसमें कितना चेंज आएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आ गया हमारा 5 ओम वाला कंडक्टर, उसके बाद हमारी ये लैंप, और इन दोनों के पैरेलल में कितने का बोला है 10 ओम 10 ओम रजिस्टर। ठीक है, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, बैटरी में तो कोई चेंज नहीं है। उसके बाद ये प्लस माइनस, ये हमारा 5 ओम का कंडक्टर था, और इसका रेजिस्टेंस भी हमको मालूम पड़ गया था कितना था 5 ओम, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। उसके बाद ये जो पैरेलल में लगाया है ये कितना है 10 ओम। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा है कि जो 5 ओम में से करंट फ्लो कर रहा था, अब पहले इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा था 5 ओम वाले में से, करंट टोटल करंट कितना है 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट आपको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, सो अब इसमें से बाद में जब हमने 10 ओम वाला रजिस्टर कनेक्ट कर दिया इन दोनों के पैरेलल में, तो अब कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो उसको देखते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इस पूरे जो आपको जाल दिख रहा है इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखिए आर इक्विवेलेंट आएगा, देखिए ध्यान से 5 और 5 ये सीरीज में लगे हैं तो 10। ठीक है, और 10 जब पैरेलल में लगे हैं, देखो 5 और 5 ये तो दोनों सीरीज में हैं, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आया 10, और 10 ये दोनों पैरेलल में हैं तो कितना आएगा 10/2, 10/2। तो आंसर कितना आया 5 ओम। तो आपके पास आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 5 ओम। तो आप अब टोटल करंट निकाल सकते हैं कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में। तो आई टोटल क्या आ जाएगा, आई टोटल इजिकल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट आपके पास कितना है 5, अब आई टोटल कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, तो 2 एम्पियर का आपका करंट आ गया। उसके बाद देखो अब आपको ये बताना है कि जो 5 ओम वाला जो रजिस्टर है इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है अब। ठीक है, सो कैसे आएगा ये, देखो ध्यान से, आपको ये बताया कि ये जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का ही होगा, क्योंकि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है और ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो दोनों को सेम पोटेंशियल मिल रहा होगा। यानी कि इन दोनों का ये जो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इनको कितना पोटेंशियल मिल रहा होगा, इनको पोटेंशियल मिल रहा होगा 10 वोल्ट, और ये जो नीचे है ये इन दोनों के सीरीज में लगाया तो इसको भी 10 वोल्ट मिल रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, देखिए देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे करंट निकालना चाहूँ तो इन दोनों के अक्रॉस मुझे क्या पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया कि इन दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इनके लिए, V1 बोल दूं मैं इसको, कितना हो गया 10 वोल्ट, और इन दोनों का मिला करके रेजिस्टेंस कितना होगा 10 ओम, तो R1 इसको मैं बोल दूं कितना आएगा 10 ओम। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ I1, I1 मैंने किसको बोला है, जो इस ब्रांच में से करंट फ्लो कर रहा होगा उसको मैंने बोल दिया I1, तो I1 कितना आएगा V1/R1, V1/R1 कितना आएगा 10/10, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। I1 कितना आ गया 1 एम्पियर, I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। और देखिए ध्यान से,
पहले इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो कर रहा था, ये जो 5 ओम वाला कंडक्टर था, इसमें से पहले कितना करंट फ्लो कर रहा था, देखो ध्यान से, पहले करंट कितना दिया है 1 एम्पियर, क्वेश्चन में बोला था कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से, तो जितना करंट फ्लो कर रहा था उतना ही करंट इस कंडक्टर में से जा रहा था। और जब हमने 10 ओम का कंडक्टर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इन दोनों के, तब भी देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में, I1। तो I1 कितना फ्लो कर रहा है यहाँ से 1 एम्पियर का, और टोटल करंट सर्किट में है कितना, आई टोटल अब कितना है, 10 ओम वाला कंडक्टर पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद टोटल करंट कितना है सर्किट में 2 एम्पियर का, और 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर का करंट I1 जो पहली वाली ब्रांच है उसमें जा रहा है, तो इस वाली ब्रांच में टोटल जितना करंट जा रहा होगा उतना ही करंट इसमें से जा रहा होगा, उतना ही इस लैंप के थ्रू जा रहा होगा, यानी कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का 5 ओम वाला, यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं नो चेंज इन करंट थ्रू 5 ओम कंडक्टर, 5 ओम कंडक्टर, ठीक है, यानी कि जो 5 ओम कंडक्टर है उसके थ्रू जो करंट था उसमें कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 1 ओम का 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था और अब भी 1 एम्पियर का करंट ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से क्वेश्चन में फिर क्या पूछा है कि व्हाट चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप विल टेक प्लेस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस था इस लैंप के अक्रॉस वो कितना था, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया था, कितना आया था, लैंप का कितना था 5 ओम और इसका भी 5 ओम था, तो दोनों बराबर बराबर का पोटेंशियल ले रहे होंगे, ठीक है, यानी कि दोनों बराबर का पोटेंशियल लेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 5 वोल्ट का। ध्यान से कॉमन सेंस लगाइए, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको सिखा दिया ये चीज, ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है यानी कि दोनों बराबर का पोटेंशियल लेंगे, ठीक है, और जब दोनों बराबर का पोटेंशियल लेंगे सीरीज में लगे हैं तो बराबर का लेंगे, आधा आधा लेंगे, ठीक है, तो 10 वोल्ट है तो दोनों आधा आधा लेंगे बराबर का, तो कितना मिलेगा, इसको भी 5 वोल्ट का मिलेगा और इसको भी 5 वोल्ट का मिलेगा, ठीक है, यानी कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था लैंप के अक्रॉस 5 वोल्ट, ठीक है, अब कितना हो गया, अब हमको निकालना है लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया था अभी, कितना था, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 10 वोल्ट का था। 10 वोल्ट में से ये जो आपका लैंप है, सॉरी ये जो कंडक्टर है, इसने कितना पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, इसने ले लिया, देखो इसने ले लिया 5 वोल्ट, तो इसको भी कितना मिलेगा 5 वोल्ट। अब इसको मैं कैसे समझाऊं, देखो इस तरीके से समझ लो आप, देखो अगर मैं इसके पोटेंशियल को V2 बोल दूं, ठीक है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है V1 है, इसको मान लो VL बोल देता हूं, ठीक है, VL बोल देता हूँ, लैंप जितना पोटेंशियल ले रहा है उसको मैंने बोल दिया VL, ठीक है, VL, तो VL मुझे निकालना है, ठीक है, VL मुझे निकालना है, तो VL की वैल्यू क्या आएगी I इंटू आर। अब I हम क्या यूज करेंगे, जो इस लैंप में से करंट जा रहा होगा वो हम यूज करेंगे। अब इस ब्रांच में करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, यही करंट तो फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर वाला, क्योंकि यही निकाला, यही करंट जब 5 ओम वाले कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है तो यही तो आगे जाके इसमें से जाएगा पूरा करंट, क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो जितना करंट इसमें से जाएगा उतना ही इसके थ्रू जाएगा, तो 1 एम्पियर का करंट तो इसमें से फ्लो कर रहा है लैंप में से, तो यानी आई की वैल्यू तो हो गई 1, और इस लैंप का रेजिस्टेंस कितना है वो हमने फाइंड आउट कर लिया पहले क्वेश्चन में, क्या था 5 ओम, तो VL की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 5, तो कितनी आ गई 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट वैल्यू आ गई। और ध्यान से देखो पहले भी पोटेंशियल कितना था इस लैंप के अक्रॉस 5 वोल्ट का, और देखो अब भी वैल्यू कितनी आई 5 वोल्ट, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, यहां पर भी हम ये बोलेंगे कि नो चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस द लैंप, अक्रॉस द लैंप, so that's our final answer, okay, so next question is question number 27 कि why is parallel arrangement used in domestic wiring, जो हमारी डोमेस्टिक वायरिंग जो घर में हमारे वायरिंग होती है उसमें पैरेलल अरेंजमेंट क्यों यूज किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर थ्योरेटिकल है, तो वो मैं पहले से लिख करके लाया हूँ। देखिए पैरेलल अरेंजमेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग बिकॉज, अब उसके कुछ रीजंस मैंने दे रखे हैं, आप और भी रीजंस दे सकते हैं, मैं 3 रीजंस लेकर के आया हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट रीजन इज ऑल द अप्लायंसेज वर्क एट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे सारी चीज़ों को घर पे, जब आपने घर पे जैसे आपके फैन है, बल्ब है, ठीक है, हीटर है, तो इन सारी चीज़ों को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपको ये पता है कि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जितने भी आपके अप्लायंस होंगे घर में, फ्रिज, फैन, कूलर या बल्ब, उन सबको सेम वोल्टेज मिलेगा, यानी कि सब सेम वोल्टेज पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ऑल द अप्लायंस वर्क्स एट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई।
दूसरा रीजन क्या है, इफ वन ऑफ द अप्लायंस गेट्स डैमेज्ड देन ऑल अदर अप्लायंस कीप्स ऑन वर्किंग एज द सर्किट इज नॉट ब्रोकन इन पैरेलल अरेंजमेंट। अब आपको ये पता है जैसे ये पैरेलल है तो पैरेलल में आपके मान लीजिए ये 4 अप्लायंस लगे हुए हैं पैरेलल में, तो मान लीजिए इसमें जो बल्ब था ये लगा है, इसमें कोई और चीज़ लगी है, इसमें मान लो आपकी एक और चीज़ लगी हुई है और इसमें आपकी कोई और चीज़ है, ठीक है। अब मान लो ये जो बल्ब है ये फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, ये बल्ब फ्यूज़ हो गया यानी कि ये काम करना बंद हो गया। तो आपको ये पता है कि जो पैरेलल होता है, पैरेलल में सबको अलग अलग करंट मिल रहा होता है, सबका करंट अलग है, देखो सबका रास्ता अलग है, ठीक है, और सबको सेम पोटेंशियल मिल रहा है। तो अगर ये बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो इसके फ्यूज़ होने से इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इस वाली वायर में तो आपका करंट जाना बंद हो गया, पर ये वाली वायर तो सारी सही है तो इनमें तो करंट फ्लो करता रहेगा। तो एक अगर कोई अप्लायंस डैमेज हो जाता है तो उसके डैमेज होने से बाकी के अप्लायंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबसे बड़ा आपका एडवांटेज है, ठीक है। सो एक तो रीजन ये हो गया। उसके बाद ईच अप्लायंस इन पैरेलल अरेंजमेंट हैज़ इट्स ओन स्विच, ठीक है। अब देखिए सबकी जब अलग अलग वायरिंग है, जबकि सबकी अलग अलग वायर है, तो सब अलग अलग वायर्स में आप सबके वायर्स में एक आप की कनेक्ट कर सकते हैं, यानी सबको अलग अलग की मिल सकती है, ठीक है। तो सब एक फ़ायदा ये भी हो गया कि आप अगर किसी पर्टिकुलर अप्लायंस को बंद करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आपने सीरीज में सारे अप्लायंस लगा रखे हैं, मान लो आपका फ्रिज, आपका कूलर, आपका फैन सब एक ही लाइन में आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, और सीरीज में तो आपको पता है कि एक ही की होती है, एक ही स्विच होता है। तो अगर आपने उसको बंद कर दिया स्विच को तो आपके सारे अप्लायंस चलना बंद हो जाएंगे। तो जब आपने और पैरेलल में लगा रखे हैं तो पैरेलल में देखो सबकी वायरिंग अलग है, सबके वायर्स अलग हैं, तो सबके वायर्स अलग हैं तो आप अलग अलग स्विच दे सकते हैं हर एक अप्लायंस को। तो ये भी आपका एक और बड़ा एडवांटेज है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि B1, B2 and B3 are three bulbs connected as shown in figure 12.8. When all the three bulbs glow, a current of 3 ampere is recorded by the ammeter A. तो क्वेश्चन में ये बोला है कि आपके पास B1, B2 एंड B3 ये आपको दिख रहे हैं, पहला B1 ये रहा, उसके बाद B2 ये रहा और B3 ये रहा। ये 3 बल्ब्स हैं जो कि इस तरीके से कनेक्टेड हैं, फिगर में दिखाया गया आपको, यानी कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं तीनों बल्ब्स। उसके बाद जब इन तीनों बल्ब्स को साथ में जब की को ऑन किया गया तो ये देखा गया कि ये जो एमीटर है वो एमीटर कितनी रीडिंग शो कर रहा है, 3 एम्पियर की रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। यानी ये जो तीनों बल्ब्स हैं ये मिला करके यानी मिल करके 3 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं बैटरी से, ठीक है। तो उसके बाद आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि व्हाट हैपन्स टू द ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब्स व्हेन द बल्ब 1 गेट्स फ्यूज्ड। अब देखिए ये जो बल्ब 1 है, ये जो बल्ब 1 है ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है। ये फ्यूज हो गया यानी कि काम करना बंद हो गया। फ्यूज होने का मतलब क्या है कि काम करना बंद कर दिया। इसके अंदर जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, आपको पता है कि इस तरीके से अगर मैं बताऊं बल्ब होता है और बल्ब के अंदर इस तरीके का फिलामेंट होता है, ठीक है। तो जब बल्ब फ्यूज होता है तो ये जो फिलामेंट है ये ब्रेक हो जाता है बीच में से, ठीक है, टूट जाता है। यानी कि जब फिलामेंट टूट गया तो इस तरीके से बल्ब लगाए, जब फिलामेंट टूट गया तो इधर से जो करंट आ रहा था और वो यहाँ से इस तरीके से जो करंट आ रहा था वो यहाँ से फ्लो करता हुआ जा रहा था। तो जब ये फिलामेंट टूट गया तो करंट आगे जा ही नहीं पाएगा, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसमें से करंट नहीं जाएगा, ये वाली जो लाइन है ये ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से होता है बल्ब फ्यूज, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर तो ये बल्ब 1 जब फ्यूज हो गया तो आपका क्वेश्चन ये है कि बल्ब 2 और बल्ब 3 इनके ग्लो को क्या होगा। ये जो बल्ब्स हैं बल्ब 2 और बल्ब 3 ये जलते रहेंगे या बल्ब 1 फ्यूज होने से ये दोनों भी बंद हो जाएंगे जलना, मतलब ग्लो करना, दोनों बंद हो जाएंगे या नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया, यही देखो पैरेलल जो अरेंजमेंट है उसका एडवांटेज क्या था कि जब आपका एक बल्ब या कोई एक अप्लायंस फ्यूज हो जाता है तो बाकी के अप्लायंस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो वहीं यहाँ पे पूछ लिया है कि अगर बल्ब 1 फ्यूज हो जाता है तो बल्ब B2 और B3 का क्या होगा, तो दे विल कंटिन्यू टू ग्लो, ठीक है। तो ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाले लाइन में, इसी लाइन में तो करंट जाना बंद हो गया ना, इन दोनों लाइंस में तो करंट फिर भी फ्लो करेगा, तो ये तो जलते रहेंगे ना, ये दोनों ग्लो करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे विल कंटिन्यू टू ग्लो, दे विल कंटिन्यू टू ग्लो, ठीक है। वो कंटिन्यू करते रहेंगे अपना जैसे कर रहे थे ग्लो, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A व्हेन द बल्ब B2 गेट्स फ्यूज्ड। अब की बार उन्होंने क्या बोला कि जो बल्ब B2 है वो फ्यूज हो गया, ठीक है।
जो बल्ब B2 है, ये देखिए ये रहा बल्ब B2, ये जो बल्ब B2 है ये फ्यूज हो जाता है। अब पूछा गया है कि जो रीडिंग है A1 A2 A3 एंड A, जो A1 एमीटर है, A2 एमीटर है, A3 एमीटर है और ये जो A एमीटर है, इसकी रीडिंग्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी रीडिंग अब क्या होंगी इसके फ्यूज होने के बाद, यानी कि इसके फ्यूज होने से पहले इनकी कुछ रीडिंग्स होंगी। अब जब ये B2 बल्ब फ्यूज हो गया तो इसके बाद A1 A2 A3 और A, ये सारे एमीटर्स अब क्या रीडिंग शो कर रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर वेबसाइट्स पर गलत सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चे ये चीज़ समझ नहीं पाते, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चे, आप अगर इसको ट्राई करेंगे, ज़्यादातर बच्चे इसको गलत सॉल्व करेंगे, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक और अच्छा बना करके आ सकता है CBSE में, तो इसको ध्यान से समझना कैसे होगा ये सॉल्व। देखिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में ये बोला है कि जो तीनों बल्ब्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, B1 B2 एंड B3 आर आइडेंटिकल, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स, ठीक है। तीनों बल्ब्स आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है, यानी कि तीनों बल्ब सेम है, यानी कि तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। आपको ये पता है कि जब जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, जो फिलामेंट लगा होता है उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो जब बल्ब सेम है यानी कि तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस सेम बोल रहा हूँ, तो यानी कि अगर मैं ये बोलूँ, देखिए इसको मैं फ्यूज़ करूँ इस तरीके से, मैं कट्टा लगा देता हूँ इस पर, ठीक है, क्रॉस लगा दिया मैंने, तो यानी कि ये B2 बल्ब अब फ्यूज़ हो चुका है। तो यानी कि तीनों जो बल्ब्स हैं आपके सेम बोले हैं, यानी कि ये जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R, ये जो B2 है इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा R, और ये जो B3 है बल्ब, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R, क्योंकि तीनों जो बल्ब हैं वो सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल बल्ब है, तो तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, R R एंड R, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है, देखिए सबसे पहले आपको देखिए बैटरी ये दे रखी है 4.5 वोल्ट की, ठीक है, बैटरी 4.5 वोल्ट की आपको दे रखी है। उसके बाद पहले करंट कितना फ्लो कर रहा था, 3 एम्पियर का करंट आपका फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, देखिए अगर ये जो आर आर और आर जब पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका मैं आर इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ, देखिए सबसे पहले ये भूल जाइए आप कि B2 अभी फ्यूज हुआ है, ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अभी मान लीजिए तीनों वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बार बार देखिए अभी ये तीनों बल्ब्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो आप ध्यान से देखिए, जब तीनों बल्ब वर्क कर रहे हैं तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो जब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो उनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो वो आर इक्विवेलेंट आएगा R/3, ठीक है। ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा तीनों बल्ब्स का, ठीक है, तीनों रजिस्टर का। उसके बाद आपको देखो करंट दे रखा है क्वेश्चन में, 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और आपको देखो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बैटरी का 4.5 वोल्ट। तो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ कि जो आई की वैल्यू है, आई टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट, और आई टोटल आपका है कितना, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है आपका R/3। अब ये जो 3 है वो ऊपर जाएगा, देखो ध्यान से, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और R आपका रह जाएगा नीचे, ठीक है। अब ध्यान से देखो 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, R की वैल्यू आ गई 4.5 ओम। देखो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यानी कि जो प्रीवियस आपकी वैल्यूज गिवन है वो फालतू में नहीं गिवन है। ये जो 4.5 वोल्ट दे रखा है और 3 आइडेंटिकल बल्ब्स बोले हैं, 3 एम्पियर का करंट दिया है, ये फालतू में नहीं दिया है, ये आपको इसलिए दिया है ताकि आप ये जो रेजिस्टेंस, बल्ब का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकाल सकें। तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 4.5 ओम, ठीक है, और आर आपने किस चीज़ को अज्यूम किया था, आर आपने एक बल्ब के रेजिस्टेंस को अज्यूम किया था। ये देखो मैंने लिखा हुआ है आर आर एंड आर, यानी कि आर एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 4.5 ओम, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया 4.5 ओम, ठीक है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस। उसके बाद देखो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे ये बोला है कि हमारा बल्ब 2 जो है वो फ्यूज हो गया, ठीक है, यानी कि ये काम करना बंद कर गया। अब ध्यान से देखो, जब बल्ब 2 फ्यूज हो गया यानी कि इसमें जो करंट जा रहा होगा वो करंट जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका फिलामेंट टूट जाएगा। जब फिलामेंट टूट गया तो इसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो सेकंड वाली लाइन है, B2 वाली जो लाइन है, ये वाली वायर तो काम करना ही बंद हो गई। अब जब ये काम करना ही बंद हो गई तो सबसे समझने वाली बात, समझने वाला पॉइंट जो है ये है कि ये जो रजिस्टेंस है ये तो काम करना बंद हो गया, तो जो हमारा रेजिस्टेंस बचा वो केवल ये 2 रेजिस्टेंस बचे, B1 वाला रेजिस्टेंस और B3 वाला रेजिस्टेंस।
तो अब जो करंट की वैल्यू होगी सर्किट में वो भी चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट यहां पर समझने वाला है, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से। अब जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो कुछ और आएगी, ठीक है। आफ्टर बी टू फ्यूज, ठीक है, जब बी टू फ्यूज हो गया तो उसके बाद जो आर इक्विवेलेंट आएगा कितना आएगा, देखो ध्यान से। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो जब बी टू फ्यूज हो गया यानी कि बी टू वाला रेजिस्टेंस तो काम करना ही बंद हो गया, तो रेजिस्टेंस कितने बचे, दो बचे और दोनों पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, आर बाई टू। और आर की वैल्यू देखो आपने पहले यहाँ निकाल ली है, कितनी है 4.5। तो ये कितना आया 4.5 अपॉन टू, तो ये 2.25 ओम करके कुछ आएगा, ठीक है। पर इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको अभी इतना ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट अब कितना आया 4.5 अपॉन 2 ओम। ओके, अब इसके बाद देखो, इसके बाद मैं निकालता हूँ टोटल करंट। अब कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, देखो पहले तो करंट जब बी टू फ्यूज नहीं हुआ था उससे पहले जो टोटल करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में वो 3 एम्पियर था, क्वेश्चन में दिया है। अब जब बी टू फ्यूज हो गया तो बी टू के फ्यूज होने के बाद उसका रेजिस्टेंस काम करना बंद हो गया। तो जब रेजिस्टेंस काम करना बंद हो गया तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चेंज हो गई सर्किट में, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस बचे। जब दो रेजिस्टेंस बचे तो उनका आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। आर इक्विवेलेंट निकाल लिया तो अब हम आई की वैल्यू निकालेंगे। तो आई का वैल्यू कितनी आएगी, अब आई कितना आएगा, आई टोटल जो आएगा सर्किट में वो कितना आएगा, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। और देखो वी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, बैटरी तो वही लगी है ना 4.5 ओम, सॉरी 4.5 वोल्ट, तो 4.5 अपॉन आर इक्विवेलेंट अब कितना है। तो देखो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाली 4.5 अपॉन 2 आई। तो 4.5 अपॉन 2 यहाँ पे हम जब रखेंगे तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या आएगा 4.5 इंटू 2 अपॉन 4.5। ये मैथ्स वाला पार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। चाहो तो फ्रैक्शन की तरीके से करके देखना, इसी तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से 4.5 से 4.5 कैंसिल, तो बचा कितना 2। ये था क्या, करंट निकाल रहे थे हम, तो 2 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम फाइनल लिख सकते हैं कि जो करंट अब जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो कितना है 2 एम्पियर, ठीक है। जब बी टू फ्यूज हो गया उसके फ्यूज होने के बाद जो करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा वो कितना होगा 2 एम्पियर। तो बच्चे में क्या बोल रहा था, ज्यादातर जगह पे क्या बोला है कि जो बी टू जब फ्यूज हो गया तो उन्होंने जो करंट है 3 एम्पियर वो आधा आधा बांट दिया दोनों B1 एंड B3 में, ठीक है। जो 1.5 एम्पियर उसमें बोल दिया, 1.5 एम्पियर इसमें बोल दिया, वो नहीं होगा। अब करंट ही कम हो गया क्योंकि उसका रेजिस्टेंस काम करना बंद हो गया। तो यही पॉइंट है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो जब आई टोटल अब कितना है 2 एम्पियर, तो ध्यान से देखो ये वाला जो एमीटर लगा है ए वाला केवल, जो जिस एमीटर का नाम केवल ये है, तो ये जो एमीटर है ये टोटल करंट मेजर कर रहा है, क्योंकि ये सबसे देखो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाहर लगा हुआ है, यानी कि ये टोटल करंट मेजर कर रहा है सर्किट में कितना है। तो अब एमीटर की इस वाले एमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। तो यानी कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ए इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। ये हो गई ए की वैल्यू, ए वाला जो एमीटर है। उसके बाद आपसे पूछा है कि A1 A2 A3 इन तीनों एमीटर्स की वैल्यू बतानी है। तो देखो A1 कहाँ लगा हुआ है, A1 लगा है B1 वाले के साथ, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये जो A2 है ये तो काम करना ही बंद हो गया, क्योंकि A2 जो एमीटर है वो B2 वाली लाइन में लगा हुआ है, और ये B2 वाला तो फ्यूज ही हो गया। तो जब ये लाइन फ्यूज हो गई तो इसमें कोई करंट जाएगा नहीं। जब करंट कोई नहीं जाएगा तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी 0 एम्पियर। तो A2 हमारा कितना हो गया 0, A2 की वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद देखो अब बचा क्या, केवल दो रेजिस्टेंस बचे हमारे, कौन सा, एक तो B1 वाला और एक B3 वाला। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में बराबर हैं क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 4.5 ओम, इसका भी 4.5 ओम। तो जो करंट आ रहा होगा सीरीज में, टोटल करंट जो आ रहा होगा वो बराबर बराबर बट जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो जब बराबर करंट दोनों के अंदर बटेगा तो B1 कितना करंट लेगा, क्योंकि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो B1 में कितना जाएगा 1 एम्पियर, और B3 में कितना जाएगा 1 एम्पियर, क्योंकि दो ही लाइंस तो हैं, एक तो काम ही करना बंद कर गई। तो 1 एम्पियर दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा। तो जो B1 है B1 के साथ क्या लगा हुआ है A1, तो A1 कितनी रीडिंग देगा 1 एम्पियर। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से करके देखना, वहां से भी आंसर यही होगा, यही आएगा, ठीक है। पर ज़्यादा दिमाग लगाना क्यों है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो A1 की वैल्यू कितनी आई 1 एम्पियर। अब ऐसे ही A3 की वैल्यू कितनी आएगी, वो भी 1 एम्पियर आएगी, क्योंकि करंट जो है वो इक्वली बढ़ जाएगा। तो A3 की वैल्यू क्या आ गई 1 एम्पियर, ओके। उसके बाद क्या पूछा है आपसे, उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, अब देखो अगर ना समझ में आया हो ये क्वेश्चन तो दोबारा से एक बार वीडियो रिवाइंड करके आप दोबारा से इसको समझना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। सो एक बार दोबारा से आप सुन सकते हो। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है आपका उसमें पूछा है हाउ मच पावर
इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो टुगेदर। जब जो तीनों बल्ब्स हैं, अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में तो B2 को फ्यूज कर दिया था, अब तीसरे में ये बोला है कि अगर तीनों बल्ब ग्लो कर रहे हो साथ में तो जो पावर डिसिपेटेड होगी वो क्या होगी, वो आपसे पूछा गया है तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, थर्ड वाला पार्ट जो है पावर डिसिपेटेड पूछी है, तो P इजिकल टू कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, P इजिकल टू कोई सा भी लगा सकते हो आप, VI लगा लो या आई स्क्वायर लगा लो। देखो VI और पावर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, और तीसरा आपने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, V स्क्वायर बाई आर। अब देखो ध्यान से, समझने वाली बात यह है कि तीसरे क्वेश्चन में ये बोला है कि ऑल 3 बल्ब्स ग्लो टुगेदर, तब आपकी पावर डिसिपेटेड पूछा है, यानी कि तीनों बल्ब्स काम कर रहे हैं। अब जब तीनों बल्ब्स काम कर रहे हैं यानी कि तीनों के रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, यानी कि तीनों के रेजिस्टेंस जब काम कर रहे हैं तो आपको आर इक्विवेलेंट कौन सा वाला लेना पड़ेगा, ये वाला जो शुरुआत में आपने निकाला था, आर इक्विवेलेंट R/3, ये वाला जो रेजिस्टेंस था, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये R/3। अब देखो ध्यान से, P इजिकल टू VI, तो VI अगर यहां से आप निकालना चाहते हो पावर, तो V कितना है टोटल, तो 4.5 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, तो आई की वैल्यू अब आपको कौन सी लेनी पड़ेगी, जो टोटल करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में पहले, तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा था 3 एम्पियर का, तो 3 एम्पियर यहाँ पे 3 वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 3 15, 1 कैरी, 4 3 12, 113, तो 13.5 वाट ये आ जाएगी पावर। अगर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो आई स्क्वायर, तो पहले करंट कितना, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 इंटू आर की वैल्यू आपकी कितनी है, तो आर आपको कौन सा डालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट वाला डालना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट आपका है कितना, आर इक्विवेलेंट है आपका, देखो आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली थी, एक सिंगल आर कितना है, सिंगल रेजिस्टेंस कितना है 4.5 ओम का है, तो 3 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4.5 अपॉन 3, तो यहाँ पे आपकी जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4.5 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो भी कितना आएगा 13.5 वाट। और जब आप V स्क्वायर बाई आर लगाओगे तो V स्क्वायर बाई आर में जो आपकी बैटरी है उसका पोटेंशियल कितना है 4.5, तो उसका स्क्वायर करोगे आप। ठीक है, 4.5 ये, यस। उसके बाद आर इक्विवेलेंट आपका कितना आया 4.5 अपॉन 3, यही आपका आर इक्विवेलेंट है। ये देखो ये 3 ऊपर जाएगा तो ये बचेगा कितना 4.5 का होल स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 4.5, तो 4.5 से एक 4.5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4.5 इंटू 3 आ जाएगा, तो वो कितना आएगा, वो भी कितना आएगा आपका 13.5 वाट। तो ये मैंने आपको 3 फॉर्मूले से करके बताया है। ठीक है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला कैसे लगा दिया, बाकी के फॉर्मूले से क्यों नहीं आ रहा, बाकी के फॉर्मूले से भी आएगा, वही आंसर आएगा, सेम आएगा, बट आपको फॉर्मूला सही तरीके से यूज करना पड़ेगा, वैल्यूज आपको सही यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो पावर डिसिपेटेड क्या हो गई, जब तीनों बल्ब साथ में ग्लो कर रहे हैं तो पावर डिसिपेटेड कितनी आई 13.5 वाट। ओके, सो ये हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में तो ज़्यादातर सारे लॉन्ग आंसर टाइप में जो आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, तो देखता हूँ अगर उसमें ज़रूरत पड़ी सारे तो उसकी भी वीडियो में लाऊंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।